चलिएगा तो अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे विक्ट्री ऑन फ्रेंच। तो फ्रांसीसियों पर जो विक्ट्री हासिल हुई है, जो विजय हासिल हुई है किसकी, ब्रिटिशर्स की, इस मुद्दे पर अब हमें डिस्कशन करना है। दैट द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑन फ्रेंच, अंग्रेज़ों की फ्रांसीसियों पर विजय। क्लियर। हमने अराइवल ऑफ फ्रेंच डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम अराइवल ऑफ फ्रेंच डिस्कस कर रहे थे उसी डिस्कशन में या उसी टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट या इस संघर्ष के पीछे के जो बेसिक रीज़न है, जो बेसिक कारण है, वो आप लोग सभी जानते हैं कि बेसिक रीज़न ये है कि दोनों के दोनों ही कंपनियां इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाह रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को फॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक है, अपने डोमिनियन को बढ़ाना चाहते थे, अपने इंपीरियलिज्म को बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो पीरियड ही वही चल रहा था जिस समय ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यवाद बढ़ाने की कोशिश सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा की जा रही थी। और इंडिया में दो बड़े बड़े जो प्रतिद्वंदी थे इस समय पर, वो थे एक ब्रिटिशर्स और दूसरे थे फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ वो हुआ है कब, है ना। तो 1664 में कंपनी बनी, 1668 में ये लोग इंडिया आए। इंडिया किसके नेतृत्व में आए हैं तो बता चुका हूँ, फ्रांसिस केरोन नाम का जो व्यक्ति था, या हम उसे शॉर्ट में फ्रेको केरो भी के नाम से भी जानते हैं। तो पॉपुलर जो नाम है वो है फ्रेको केरो। फ्रेको केरो के नेतृत्व में 1668 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पहुंची थी, सूरत पहुंची थी। ठीक है, कहाँ पहुंच गए ये लोग, सूरत पहुंचे, और सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री क्या कर ली, स्टेब्लिश कर ली। किसके नेतृत्व में, फ्रेको केरो के नेतृत्व में। ठीक है, फ्रेको केरो की अगर बात की जाए ना तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। 30 साल से 30 ईयर का उसे एक्सपीरियंस था डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, VOC, बेरिंग दे ऊस्ट इंडीज कंपनी। तो VOC जो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें 30 ईयर तक ये वर्किंग एक्सपीरियंस इसके अंदर था, और साथ ही छोटी मोटी पोस्ट पर नहीं था। हालांकि स्टार्ट उसने एक छोटे से केबिन बॉय से स्टार्ट किया था, और आखिरी जो उसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल से जस्ट, या कंपनी के डायरेक्टर जनरल से जस्ट नीचे वाली पोस्ट पर वो हुआ करता था। ठीक है, हालांकि उसे बुलवाया गया क्योंकि वो बेसिकली अगर बात की जाए ना तो फ्रेंच सिटीजन था, या फ्रांसीसी मूल से बिलोंग करता था। और कोलवर्ड के द्वारा जब उसे बुलाया गया फ्रांस में, तब वो फ्रांस गया और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर जनरल बना। ठीक है, और फिर 1668 में इंडिया आया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है इनिशियल लेवल पर जो अराइवल हुआ है फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसी इंडिया में आए थे, या ये जो कंपनी कोलवर्ट ने बनाई थी, बेसिक टारगेट ये था कि कंपीट किया जा सके। ठीक है, एक प्रतिद्वंदिता दी जा सके किसे, डचों को और किसे, ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स और डचों को compete करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, और इस कंपनी को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 14 हु वॉज फेमसली नोन एज कोलवर्ट। तो कोलवर्ट के नेतृत्व में ये कंपनी बनी थी। उस दौरान जो वहाँ के रूलर थे, जो शासक थे, वो थे लुई 14। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बढ़िया काम जो किया वो किसने किया, फ्रेको केरो ने। और फ्रेको केरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी लोग यूरोप से निकलते हुए अफ्रीका का साउथ टर्न लेते हुए इंडिया की ओर बढ़े हैं। इस दौरान फ्रेको केरो ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि रीयूनियन आइलैंड या मॉरिशस, इनको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये जो रीयूनियन आइलैंड्स थे और जो मॉरिशस नामक जो आइलैंड है, जो आज भी है, इन पर्टिकुलर आइलैंड्स को किसने कैप्चर कर लिया था, फ्रांसीसियों ने। और इसके बाद ये सूरत पहुंचे, और सूरत में फिर इन्हें ट्रेड सेंटर ओपन करने की परमिशन मिली। फिर इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन किए। ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका विस्तार कैसे हुआ, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस तरह से उन्हें पौंडीचेरी मिला और उन्होंने पौंडीचेरी में अपना ट्रेड सेंटर ओपन किया। इसके अलावा चंद्रनगर में उन्होंने एक अपनी बस्ती स्थापित की। तो चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में है, एक वहाँ पे उनका व्यापारिक केंद्र था, एक बस्ती थी, और साथ ही पांडिचेरी एक मुख्य फ्रांसीसी बस्ती के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी कोस्टल रीजन पर भी कई सारे ट्रेड सेंटर्स अपने बना रखे थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, बट अभी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि किस तरह अंग्रेजों ने विजय हासिल की है, किस पर, फ्रांसीसियों पर। अच्छा, विजय हासिल की है, इट मीन्स कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और आप सभी को पता है कि दोनों के बीच में जो युद्ध लड़े गए हैं वो टोटल लड़े गए हैं कितने, 3 युद्ध। और इन युद्धों को कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, किस नाम से जाने जाते हैं, कार्नेटिक वॉर्स। और जब हम इन कार्नेटिक वॉर्स की बात करते हैं तो यू ऑल नो दैट ओवरऑल 3 कार्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन द फ्रांसीसी एंड ब्रिटिशर्स। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 कार्नेटिक युद्ध हुए हैं, आप सभी को पता है।
और हम अगर इन 3 युद्धों की बात करें तो हम बात कर लेते हैं पहले कि कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ था, और जो रीज़न है, जो कॉजेज़ हैं, अगर उनकी बात भी कर लेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो लड़ा गया था 1746 से 1748 तक। ठीक है, तो 1746 से 48 के बीच में पहला कार्नेटिक वॉर होता है। देन सेकेंड कार्नेटिक वॉर की बात की जाए तो 1749 से 1754 के बीच में लड़ा जाता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर या दूसरा कार्नेटिक युद्ध। ठीक है, अब हम थर्ड कार्नेटिक वॉर की अगर बात करें, तीसरे कार्नेटिक युद्ध की अगर बात करें तो 1758 से 1763 तक लड़ा जाता है तीसरा कार्नेटिक युद्ध या थर्ड कार्नेटिक वॉर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई। अभी कुछ दिनों पहले हमने इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। पहला और तीसरा जो युद्ध हुआ है, इन दोनों युद्धों का बेसिक जो कारण था वो यूरोप की पॉलिटिकल कंडीशन थी, यूरोप की राजनीतिक जो घटनाक्रम वहाँ पर घटा उसके कारण हुआ। ठीक है, इस फर्स्ट युद्ध का जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया का सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का सक्सेसरशिप का प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सक्सेसर ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का सक्सेसर कौन होगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस मुद्दे पर 1740 से 1748 के बीच में फ्रांस और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ पड़े। कहाँ पर लड़ पड़े? यूरोप में लड़ पड़े। ये दोनों 1740 से 1748 तक। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांसीसियों का इंडिया में 2 फेज होता है, 2 पार्ट होते हैं। पहला फेज जब ये लोग इंडिया पहुंचे थे और इंडिया ये लोग आए थे 1668 से 1740 पहला फेज कहलाता है, या 1741 तक पहला फेज कहलाता है, जिस दौरान इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया ट्रेड पर या व्यापार पर। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन ट्रेड एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो यही ओनली फोकस रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस दौरान। बट आफ्टर 1740, क्लियर, तब से ये लोग किस में लग गए थे? ये लोग युद्ध में लग गए थे। इनकी जो पॉलिसी थी वो इंपीरियलिस्ट बन चुकी थी। ठीक है, 1740 के बाद से इनका जो बेसिक फोकस था वो क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स में ये इंगेज हो गए हैं किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ना 17 अगर बात की जाए तो 46 से लेकर 1763 तक का जो दौर है, दैट पीरियड इज नोन एज द वॉर पीरियड बिटवीन द फ्रांसीसी एंड ब्रिटिशर्स। 1746 से 1763 यहाँ पे 20 ईयर लगभग क्या किया है इन लोगों ने? आपस में संघर्ष किया है, आपस में युद्ध किया है। तो अब अगर सेकेंड फेज की अगर बात करें तो सेकेंड फेज जो इनका होता है वो 1741 से स्टार्ट होता है, और 1741 से जो सेकेंड फेज है वो 63 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद भी फ्रांसीसियों का इंडिया से खात्मा नहीं हुआ, इंडिया में रहे हैं, और इंडिया में इनका पूरी तरह से जो खात्मा हुआ वो हुआ 1954 में। ठीक है, 1954 में फ्रांसीसी इंडिया से पूरी तरह से क्या हुए थे? चले गए थे। जिन पर्टिकुलर छोटे छोटे टेरिटरीज पर इनका कंट्रोल था, लाइक दमन, दीव, गोवा, इन्हें भी इन्होंने आज़ाद कर दिया। और एक चंद्रनगर की अगर बात की जाए, सॉरी यहाँ पर पौंडीचेरी है ना, कि वो तो पुर्तगालियों की का हिस्सा था। तो पौंडीचेरी के जो अलग अलग क्षेत्र थे, लाइक यनम, करिकाल और साथ ही माहे, इन्हें आज़ाद किया गया 1954 में। और एक जगह चंद्रनगर जिसे आज़ाद किया गया था 1951 में। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो इन युद्धों के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो पहला युद्ध का जो कारण था वो था सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, और तीसरे युद्ध का जो बेसिकली कारण था, जो बेसिक रीजन था, जो बेसिक कोज था, वो था आपका 7 ईयर बैटल। ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध। सेवन ईयर बैटल दैट वाज स्टार्टेड इन यूरोप बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। और ये युद्ध जो स्टार्ट हुआ था ये 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, तो जैसे कि 7 ईयर बैटल खत्म हुआ, वैसे ही इंडिया में भी कार्नेटिक थर्ड वॉर खत्म हो गया।
और उसी तरह जैसे ही 1748 में जो सक्सेसर वॉर था ऑस्ट्रिया का वो खत्म हुआ, वैसे ही इंडिया में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, तो इस सेकेंड कार्नेटिक वॉर का जो कारण होता है वो यूरोपियन पॉलिटिकल कंडीशन नहीं है, और इट इज़ द ओनली कार्नेटिक वॉर जो लड़ा गया था उस समय जिस समय यूरोप में ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कार्नेटिक युद्ध लड़ा गया उस समय जिस समय यूरोप में ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसी नहीं लड़ रहे थे। देन द आंसर वॉज सेकेंड कार्नेटिक वॉर, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध। और आखिर अगर बात की जाए सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, तो इसका बेसिक कारण क्या था, बेसिक मूल रीजन क्या था, तो यहाँ पर मूल कारण या ऐसी स्थिति बन जाती है इंडिया में, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन बन जाती है कि इन दोनों कंपनियों को एक दूसरे से लड़ने का मौका मिल जाता है और इंडियन रूलर्स को आपस में मैनिपुलेट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, भारतीय शासकों को ये लोग आपस में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, भड़काते हैं और अपनी उंगलियों पर नचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति इंडिया में बन जाती है इस दौरान। ठीक है, और यहाँ पे दो पर्टिकुलर इंडियन स्टेट्स की हम बात करेंगे, एक होगा कर्नाटका और दूसरा होगा आपका हैदराबाद। तो कर्नाटका और हैदराबाद के सक्सेसरशिप को लेकर, उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर सेकंड कार्नेटिक वॉर होता है, और यहीं पर ये दोनों कंपनियां भी आपस में अपने जो संघर्ष हैं उन्हें भी कंटिन्यू कर लेती हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली बात की गई कि टोटल कितने कार्नेटिक वॉर्स हुए, तो मैंने आप लोगों को बताया 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं, कब कब हुए वो बात बता दी है, और इनके पीछे के जो कारण थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से, पहले कार्नेटिक युद्ध से। चलिएगा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से, पहले कार्नेटिक युद्ध से, जो लड़ा गया 1746 से 1748 तक। और अब हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर पूछी जाए तो ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा था, तो ये युद्ध हो रहा था 2 लोगों के बीच में, एक आपके फ्रेंच और दूसरे ब्रिटिश। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे फ्रेंच की साइड से अगर बात की जाए तो कौन कौन से लोग थे जो इस युद्ध में लीड कर रहे थे फ्रांसीसियों को, तो एक नाम आता है डुप्ले का, ठीक है, डुप्ले बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है डुप्लेक्स। और दूसरा नाम आता है ला बोर्देने का, किसका, ला बोर्देने। ला बोर्देने कौन था, तो फ्रांसीसी नेवल फोर्स का या नेवी का एक सुप्रीम कमांडर हुआ करता था, या एक इम्पोर्टेंट कमांडर हुआ करता था फ्रांस की नेवी का। और ला बोर्देने की अगर बात की जाए तो ये इंडिया में नहीं था, ये कहाँ पे था, ये मॉरिशस वाले जो आइलैंड्स थे जिन्हें कैप्चर किया था फ्रांस ने, वहाँ पर ये अपॉइंटेड था। दूसरा, ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके उस समय के मद्रास के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था मोर्से। और दूसरा नाम जो यहाँ पे आता है वो आता है कर्नाटक का, किसका नाम आता है, कर्नाटक का। और कर्नाटक के जो नवाब थे वो थे अनबरुद्दीन। तो कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन और उनका एक पुत्र जिसका नाम था महफूज खान। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन और महफूज खान यहाँ पे अंग्रेजों के सपोर्ट्स में थे, अंग्रेजों के सहायक थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इस युद्ध में फ्रांसीसी की ओर से डुप्ले है और ला बोर्देने है, और ब्रिटिशर्स की ओर से है जो गवर्नर था मद्रास का, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है ना, वहाँ पे जो फोर्ट था, फोर्ट सेंट डेविस या फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहा जाता है। और दूसरा कर्नाटक के नवाब जिनका नाम आप सभी को पता है, नवाब अनबरुद्दीन, उनके पुत्र महफूज खान। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कोजेस की कि आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे। तो अभी मैंने बताए हैं आप लोगों को, फिर से मैं बता देता हूँ, रीजन या फिर कोजेस। तो पहला कारण है सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का सक्सेसर, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का प्रश्न। और आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रिया जो था ना वो रोमन एम्पायर का ही एक हिस्सा था, और चूंकि वहाँ पे जो सक्सेसर बनने वाली थी वो एक फीमेल थी, एक लेडीज थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा। ठीक है, तो एक फीमेल सक्सेसर बनने के लिए दौड़ में सबसे आगे थी जिसका नाम मारिया थेरेसा था। और फ्रांसीसी इस बात पर अपोज कर रहे थे, इस बात के विरोध में थे कि एक फीमेल कभी भी लीडर नहीं बन सकती है, एक सुप्रीम पोस्ट पर नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोमन एम्पायर ये रूल नहीं है, ये लीगलाइज नहीं है, ये जो है
कानूनी तौर पर ये गलत है। रोमन साम्राज्य में किसी भी फीमेल को एक लीडर की पोस्ट पर नहीं अपॉइंट किया जा सकता है, रूलर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो मारिया थेरेसा थी ऑस्ट्रिया की, इनके प्रश्न पर ये क्वेश्चन चिन्ह स्टार्ट हुआ है, प्रश्न शुरू हुआ है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स आर सपोर्टिंग मारिया थेरेसा। अंग्रेज लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे थे मारिया थेरेसा को, और वो सपोर्ट कर रहे थे कि ये सी कैन बी बिकेम द क्वीन ऑफ ऑस्ट्रिया, बट द फ्रांसीसीज आर अपोस्ट, ठीक है। तो ये मुद्दा हुआ और फिर कई कंट्रीज एक दूसरे के सपोर्ट में आ गई और ऑस्ट्रिया का सक्सेसर जो प्रश्न था उस पर ये युद्ध शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1740 में शुरू हुआ, ठीक है। 1740 में शुरू हो गया, 48 तक चला। अब यहीं पर क्या हुआ कि ये तो युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ गई, इंडिया में क्या कंडीशन आ गई? यहीं से इनके बीच में द्वेष बढ़ता गया, यहीं से इनके बीच में प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई। और अब यहाँ पे इंडिया में इस फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है वो अब बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट अभी तक कर रहे थे। अभी तक इनके बीच में सिर्फ व्यापारिक संघर्ष ही था, सिर्फ बिजनेस राइवलरी ही थी। बट नाउ द नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया है, नेक्स्ट जो राइवलरी इनके बीच में आ गई है वो आ गई है इंपीरियलिस्ट पॉलिसी की। क्लियर? सो नाउ द फ्रांसीसीज मेन वर्कड इन इंडिया इज टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, ठीक है। इट मीन्स कि इंपीरियलिस्ट पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो गई है, इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, किसमें? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। और अब ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो उनके संघर्ष होंगे किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और साथ ही दूसरा टारगेट था बिजनेस एम्बिशन, वो तो पहले से ही था, ठीक है। तो ये एक मेन कारण हो जाता है। तीसरा कारण जो होगा इस युद्ध का वो होगा कि 1741 या 42 के अप्रोक्स, 1741 के अप्रोक्स इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जो काफ़ी चालाक था। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति ब्रिटिशर्स से काफ़ी ईर्ष्या रखता था, अंग्रेजों से काफ़ी ईर्ष्या रखता था या दुश्मनी रखता था, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम था डुप्ले, और डुप्ले को गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया था पौंडीचेरी का। और उसके आते ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष क्या हो गए? शुरू हो गए। तो एक कारण है डुप्ले, ठीक है। एक कारण क्या है? डुप्ले। चौथा कारण अगर बात की जाए इस युद्ध का, इस युद्ध के पीछे का जो अगर हम बात करें जो तत्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जो रीजन माना जाता है, ठीक है, अगर वो घटना नहीं घटती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। और वो जो घटना है वो है 1745 की, 1745 की, ठीक है। ड्यूरिंग इन 1745 द ब्रिटिश नेवी अटैक्ड ऑन फ्रेंच नेवी। ब्रिटिश नेवी ने हमला कर दिया था फ्रांस की नेवी पर और कैप्चर कर लिए थे फ्रांस की नेवी के कई सारे शिप्स, और कई ऑफिसर्स की उन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, ठीक है। ये घटना जब घटती है, इसी के बाद क्या होता है? इसी के बाद 1746 में जो डुप्ले है वो काफ़ी एंगर में आ जाता है, काफ़ी गुस्से में आ जाता है। जब ब्रिटिश नेवी अटैक करती है फ्रेंच नेवी पर, तब डुप्ले काफ़ी गुस्से में आता है, काफ़ी एंग्री हो जाता है और वो हमला कर देता है मद्रास पर, ठीक है, और कैप्चर कर लेता है किसे? मद्रास को। तो एक यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कैप्चर ऑफ मद्रास, यानी मद्रास को कैप्चर किया जाना, ठीक है। हालांकि पॉइंट्स पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया स्पीड में। देखिए रीजन बता दिए हैं आप लोगों को। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि सक्सेसर शिप ऑफ ऑस्ट्रिया मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसी उसको अपोज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इंपीरियलिस्ट पॉलिसी एंड बिजनेस एम्बिशन बढ़ गए हैं किसके? फ्रांसीसियों के। तीसरा, डुप्ले को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया जो अंग्रेजों से ईर्ष्या रखता है ना, और उसकी जो पॉलिसी है वो उसी पॉलिसी के कारण दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या संघर्ष बढ़ेंगे। चौथा कारण जो मैंने बताया है वो 1745 में ब्रिटिश नेवी ने हमला कर दिया फ्रेंच नेवी पर और फिर जो है मद्रास को कैप्चर किया गया, मद्रास को कॉन्कर किया गया। इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं रीजन या कारण, ठीक है। गवर्नर कौन था? डुप्ले था पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का, और ब्रिटिशर्स में की ओर से बात की जाए तो मद्रास का जो गवर्नर था वो था मोर्से, ठीक है। मोर्से वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नाम आ जाता है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ध्यान रखना है। पौंडीचेरी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था किसका? फ्रांसीसियों का, ठीक है। फ्रांसीसियों का एक इंपॉर्टेंट सेंटर आता है पौंडीचेरी। और मद्रास की बात करें तो
तो मद्रास पर किसका नियंत्रण है? मद्रास पर अंग्रेजों का नियंत्रण है। ठीक है, मद्रास में ही इन्होंने एक किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविस। ठीक है, या सॉरी, ये मद्रास में एक किला था जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर था? मद्रास में। और तीसरी जो जगह आती है वो आ जाती है कुडालोर। कौन सी जगह आ जाती है? कुडालोर। कुडालोर भी तमिलनाडु में ही है और कुडालोर के पास इन्होंने एक किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविस। ठीक है, सेंट फोर्ट डेविस या फोर्ट सेंट डेविस। और मद्रास में था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को जगह के नाम बता दिए हैं। पौंडीचेरी हो गया, मद्रास हो गया और कुडालोर हो गया। 3 जगहों की हम बात करेंगे। ठीक है, अब घटनाएं किस तरह से घटती है? तो 1740 में यूरोप में सक्सेशन वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साम्राज्यवादी नीति यानी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए किसे भेज दिया जाता है? तो डुप्ले को भेज दिया जाता है इंपीरियलिस्ट पॉलिसी या साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने के लिए इंडिया में। और दोनों ही गवर्नमेंट आंशिक आश्वस्त। अब देखिए, ये तो पॉलिसी शुरू हो गई, लेकिन इनिशियली अगर बात की जाए ना तो इन दोनों ही कंपनियों ने ये एश्योर किया था युद्ध होने से पहले ही, वॉर होने से पहले ही, दे अश्योर्ड द नवाब ऑफ कर्नाटका दैट वी विल नेवर इंगेज्ड इन बैटल, कि हम कभी भी युद्ध में इंगेज नहीं करेंगे होंगे, हम कभी भी यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे। दे अश्योर्ड, इन्होंने अश्योर किया था, इन्होंने वादा किया था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इंडिया में हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये बात को कंफर्म किया था EIC के गवर्नर जनरल या फिर हम बोले मद्रास के गवर्नर जनरल मोर्से और पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल डुप्ले ने। किसके पास जाकर? कर्नाटका के नवाब अनवरुद्दीन के पास जाकर इन दोनों ही कंपनी के ऑफिसर्स ने क्या कर लिया था? वादा कर लिया था कि हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिया में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें युद्ध करना पड़ा, और वो घटना आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे 1745 की घटना। व्हेन 1745 द ब्रिटिश नेवी अटैक ऑन द फ्रेंच नेवी। जब ब्रिटिशर्स की नेवी ने फ्रांसीसियों की नेवी पर हमला कर दिया, तब इस बात से काफी गुस्सा में आया, इस बात से काफी नाराज हुआ कौन? डुप्ले। ठीक है, तो ये घटनाएं होती हैं, इस तरह के कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसके बाद बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ब्रिटिश नेवी हमला नहीं करती फ्रांस की नेवी पर तो हो सकता है कि आगे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे ब्रिटिश नेवी ने जैसे ही हमला किया फ्रांस की नेवी पर, और फ्रांस को जब इतना नुकसान हुआ तब इस बात से काफ़ी गुस्से में आ गया डुप्ले। और डुप्ले ने इस दौरान क्या किया? सबसे पहले उसने लोबार्दने को बुलवाया। किसे बुलवाया? लाबोर्दने को बुलवाया। कहाँ से? लाबोर्दने को ऑर्डर दिया गया और वो एक बड़ी नेवी लेकर, बड़ी फोर्स लेकर कहाँ पहुँच गया? मद्रास पहुँच गया या इंडिया पहुँच गया? कहाँ से? मॉरिशस से या रियूनियन आइलैंड से पहुँच गया। कहाँ पे? आपके इंडिया में, मद्रास में। ठीक है, और इसी दौरान डुप्ले मिलने गया है किससे? अनवरुद्दीन से। और अनवरुद्दीन से उसने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम हमला करेंगे मद्रास के ऊपर और मद्रास को कॉन्कर कर लेंगे, मद्रास को जीत लेंगे। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, ब्रिटिशर्स से हम मद्रास को जीतने वाले हैं, मद्रास को जीत लेंगे और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है उसको हम कैप्चर करके आपको सौंप देंगे। ठीक है, फोर्ट जो सेंट फोर्ट जॉर्ज है वो हम किसको दे देंगे? आपको दे देंगे। लेकिन जब हम हमला करें मद्रास पर तब आपको शांत रहना है और अंग्रेजों की मदद नहीं करना है। ठीक है, ये एक सीक्रेट मीटिंग की गई, ये एक बैठक की गई किस किस के बीच में? अनवरुद्दीन एंड डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने कहा कि अब हम हमला करेंगे मद्रास पर, और जब हम मद्रास पर हमला करेंगे तब आपको शांत रहना है, मदद नहीं करना अंग्रेजों की। और जैसे ही मद्रास पर हमला करने के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को हम कैप्चर करते हैं, हम उसे आपको सौंप देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनवरुद्दीन इस बात पे काफी खुश हुआ, राजी हो गया। ठीक है, अब आगे की घटना ये होती है कि लाबोर्दने बड़ी सेना लेकर आता है और मद्रास पर घेरा डालता है और मद्रास पे कंटिन्यूसली बॉम्बार्मिंग की जाती है। ठीक है, और फाइनली मद्रास को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और मद्रास के जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें या तो कई लोगों की हत्या कर दी जाती है, उन लोगों को कैप्चर करके बंदी बनाकर पौंडीचेरी लाया जाता है। ठीक है, तो ये घटनाएं घटती है 1746 के लगभग। मद्रास को कैप्चर कर लिया जाता है। जब ये मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं तो इन्हीं ऑफिसर्स में से एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी कम एज में था, एक यंग एज में था और काफ़ी बहादुर के रूप में भी उसे जाना जाता था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव किसी तरह धोखा देकर, फ्रांसीसी अधिकारियों को किसी तरह धोखा देकर वहाँ से भाग कर निकल जाता है। कहाँ पर?
कुडालोर में। कहाँ जाता है? कुडालोर में। और कुडालोर में जाने के बाद जो फोर्ट सेंट डेविस था वहां पर जाकर अंग्रेजों को इस बात की खबर दे देता है कि मद्रास को कैप्चर कर लिया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर कर लिया है किसने? फ्रांसीसियों ने। ठीक है, और ये बात अंग्रेजों को पता चल जाती है रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे घटना ये हुई है कि 46 आते आते मद्रास को कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है, मद्रास को कॉन्कर कर चुके हैं और सारी कंडीशन अब फ्रांसीसियों के कंट्रोल में है। फ्रांसीसियों के लिए ये अच्छी स्थिति बन चुकी। ठीक है, अब आगे की घटना क्या होती है इसी युद्ध में और क्या इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो अब क्या होता है कि डिमांड की जाती है किसके द्वारा? जो वादा किया था डुप्ले ने कि युद्ध जीतने के बाद हम जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो आपको लौटा देंगे, आपको गिफ्ट दे देंगे। और ये वादा किया था कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से। और चूंकि आप सभी को पता है कि वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए, और इसी तरह डुप्ले ने अनबरुद्दीन को मद्रास और मद्रास में स्थित जो फोर्ट था उसे देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने मना कर दिया अनबरुद्दीन को देने से मद्रास या फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज, तब अनबरुद्दीन को काफ़ी एंगरनेस आई, काफ़ी गुस्सा आया। एंड अनबरुद्दीन ने अपने पुत्र को ऑर्डर दिया, अपने पुत्र महफूज खान की लीडरशिप में एक 10,000 सोल्जर्स की फोर्स भेज दी गई है किस पर हमला करने के लिए? पौंडीचेरी पर हमला करने के लिए या फिर फ्रांसीसी या डुप्ले पर हमला करने के लिए। ठीक है, अब डुप्ले के सपोर्ट में लाबोर्दने भी नहीं था, क्योंकि लाबोर्दने अब वापस जा चुका था मद्रास को कैप्चर करने के बाद। नाउ 10,000 फोर्सेस अनवरुद्दीन के द्वारा भेजी गई किस पर हमला करने के लिए? डुप्ले पर हमला करने के लिए। और दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। दैट बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ अडयार। अडयार का युद्ध जिसे कहा जाता है इतिहास में। और प्रथम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है ये। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बैटल ऑफ अडयार। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बैटल ऑफ अडयार। अडयार एक नदी का नाम भी है, एक रिवर का नाम भी है अडयार। तो अडयार नदी के तट पर ही युद्ध हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैटल ऑफ अडयार, जो लड़ा गया था 24 अक्टूबर 1746। अक्टूबर 1746 को अडयार नदी का युद्ध होता है। और जैसे कि मैंने फोर्सेस के नंबर बताए 10,000 वर्सेस 300, 10,000 और 300 के बीच में युद्ध हुआ। 300 फ्रांसीसी फोर्स थी, हालांकि काफ़ी ट्रेंड थे, मॉडर्न वेपन्स से लेस थे। ठीक है, और ये जो 10,000 फोर्स थी ये मॉडर्न टेक्निक से इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और मॉडर्न वेपन्स इनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो इजीली यहाँ पे हरा दिया गया है फ्रांसीसियों के द्वारा किसे? अनवरुद्दीन की सेना को। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डुप्ले इन द मीन टाइम हैड बिफोर द असॉल्ट प्रोमिस्ड टू टर्न ओवर सेंट जॉर्ज फोर्ट द नवाब ऑफ कर्नाटका अनवरुद्दीन खान। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। डुप्ले इन द मीन टाइम हैड बिफोर द असॉल्ट प्रोमिस्ड, यानी असॉल्ट इट मीन्स युद्ध होने के पहले ही उसने प्रोमिस किया था टू टर्न ओवर द फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट द नवाब ऑफ कर्नाटका अनवरुद्दीन खान, बट रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। यहाँ पे रिफ्यूजल दिखा दिया है कि अब वो वापस नहीं करेगा। ठीक है, देन क्या हुआ? अनवरुद्दीन रिस्पॉन्डेड बाई सेंडिंग अ 10,000 मैन आर्मी टू टेक द सेंट जॉर्ज फोर्ट फ्रॉम द डुप्ले बाई फोर्स। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन ने 10,000 लोगों की एक सेना भेज दी है फोर्ट सेंट जॉर्ज को अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है, डुप्ले हु हैड लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ लाबोर्दने ओवर द स्टेटस ऑफ मद्रास हैड ओनली 3,000 फ्रेंच ट्रूप्स। तो यहाँ पे ना लाबोर्दने का यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं था क्योंकि वो मद्रास में था। अब क्या किया जाए? तो सिर्फ 300 लोगों की सेना के साथ यहाँ पे लीड कर रहा है कौन? आपका डुप्ले। ठीक है, बट इन द बैटल ऑफ अडयार दिस स्मॉल फोर्स सक्सेसफुली रिप्लस्ड द अटैक ऑफ अनवरुद्दीन आर्मी। तो सक्सेसफुली यहाँ पे अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर दिया किसने? डुप्ले की 300 की फ्रांसीसी सेना ने। और ये पहला इवेंट था जब पता चलता है इंडियन सोल्जर्स की कमजोरी का किसके सामने? यूरोपियंस ट्रेंड सोल्जर्स के सामने इंडियन सोल्जर्स की कमजोरी हमें पता चलती है। अडयार नदी के युद्ध में क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा कि वो पहली स्थिति, वो पहली कंडीशन बताइए, वो पहला युद्ध बताइए
जब इंडिया और यूरोपियन सोल्जर्स के बीच में हमें कमी का पता चलता है, इंडियन सोल्जर्स की कमी का पता चलता है या कमजोरी का पता चलता है यूरोपियन ट्रेंड सोल्जर्स के सामने। तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1746 में लड़ा गया था द बैटल ऑफ अडयार बिटवीन द कर्नाटका एंड दी डुप्ले एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, और अगर अब हम इस युद्ध की बात करें तो छुटपुट घटनाएं चलती रही हैं 48 तक, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और फाइनली क्या होता है कि यूरोप में ये युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, यूरोप में युद्ध खत्म हो जाता है। यूरोप में युद्ध कैसे खत्म होता है? एक ट्रीटी होती है जिसको कहा जाता है एक्स ला सापल की संधि। ठीक है, एक्स ला सापल की ट्रीटी हो जाती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रीटी ऑफ एक्स ला सापल। By the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748, the war between the French and EIC was concluded। तो यहाँ पे ये जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सापल, क्योंकि यूरोप में ही लड़ना बंद कर दिया। और जब यूरोप में लड़ना बंद कर दिया तो इंडिया में भी इन दोनों कंपनियों ने युद्ध करना बंद कर दिया। ठीक है, बट अगर हम बात करें रिजल्ट्स की या इफेक्ट्स की या इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पे इस युद्ध के क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलते हैं, क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया की राजनीति में कोई भी इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जब ये एक्स-ला-सापल की संधि होती है ना, तो जो रीजन मद्रास के कैप्चर किए थे, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर किया था इसने डुप्ले ने, वो वापस लौटा दिया जाता है किसे? ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर दिया जाता है। इट मीन्स कि कोई पॉलिटिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार का पॉलिटिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। सेकेंड, यहाँ पे ना कोई भी रिजल्ट ही नहीं निकलता है, इट वॉज इनकंक्लूसिव, यानी कोई भी इसमें रिजल्ट या कोई भी परिणाम हमें नहीं मिलता है। इस युद्ध का कोई भी परिणाम हमें सामने नहीं आता है कि इस युद्ध के कारण ऐसा हो गया ना, अनिर्णायक युद्ध हुआ है। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तीसरा, वीकनेस ऑफ इंडियन किंग्स। ठीक है, भारतीय राजाओं की कमजोरी यहाँ पे क्या हो जाती है? यहाँ पे एक्सपोज्ड हो जाती है। ठीक है, वीकनेस ऑफ इंडियन किंग्स एक्सपोज्ड, भारतीय राजाओं की कमजोरी यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देती है इस युद्ध में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनवरुद्दीन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सका, अनवरुद्दीन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सका था इन टू यूरोपियन कंपनीज को। ठीक है, इन टू यूरोपियन कंपनीज ने अपनी मनमानी की। ठीक है, और अपनी मनमानी करके दोनों ने आपस में युद्ध किया। दोनों ने कर्नाटका के नवाब को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ना इंडियन रूलर्स की जो कमजोर छवि थी वो यहाँ पे दिखाई देती है, ना कि एक स्ट्रॉन्ग उनकी जो ओरा है वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करें फोर्थ इम्पैक्ट या फोर्थ रिजल्ट क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट जो इस युद्ध का देखने को मिलता है वो मिलता है इंडियन मिलिट्री वीकनेस। भारतीय सेनाओं की, भारतीय सोल्जर्स की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो साफ तौर पर हमें दिखाई दे जाती है। किसके सामने? फ्रेंच ट्रेंड फोर्स के बीच में, या यूरोपियन ट्रेंड फोर्स या ट्रेंड सोल्जर्स और यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के बीच में। ठीक है, तो ये कमजोरी आपको दिखाई दे जाती है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, जब युद्ध लड़ा जाता है बैटल ऑफ अडयार 24 अक्टूबर 1746 में, ये चीज क्लियर हो जाती है। और आखिरी रिजल्ट की अगर बात की जाए तो स्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी। नेवी के इम्पोर्टेंस की यहाँ पे साफ तौर पे स्थिति दिखाई देती है कि नेवी कितनी इंपॉर्टेंट है, नौसेना कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि लाबोर्द ने एक नेवी को लेकर आया था और मद्रास पर अटैक करके मद्रास को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इट मींस नेवी काफी महत्वपूर्ण है, और ये चीज अभी भी इंडियन रूलर्स को क्लियर नहीं हो पाई थी, बट यहां से उन्हें क्लियर होना शुरू हुआ कि नेवी का इंपॉर्टेंस यहां पर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो एक युद्ध हमने देखा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड कार्नेटिक वॉर दैट वाज फॉट फ्रॉम 1749 टू 1754 बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए, तो अब बात करेंगे सेकंड कार्नेटिक वॉर के ऊपर।